साथियों, नमस्कार। अभी अभी हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार समाप्त हुआ, नवरात्रि या दुर्गा पूजा। हमें उम्मीद है आप लोगों ने इसको पूरे तन्मयता के साथ, श्रद्धा के साथ, आराधना के साथ, पूरी तन मन धन के साथ इसको आप लोगों ने मनाया होगा। हालांकि अभी कोरोना का प्रकोप भी है, कोरोना चल भी रहा है और कोरोना के दौरान सबसे जो अहम बात है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि सामाजिक दूरी या जिसे कह सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग, इसका मान सम्मान रखते हुए, कोरोना को अपने से दूर रखते हुए आप कोई भी पर्व, कोई भी त्यौहार मनाएं तो इसमें खुशियां और बढ़ जाती हैं, खुशियों में चार चांद लग जाती है। आने वाला समय लगभग 15 दिनों के बाद हम लोगों के बीच दिवाली भी आ रही है। दिवाली के लिए आपको मैं पहले से ही शुभकामनाएं देता हूं और आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही सारगर्भित समसामयिक चर्चा पर आज हम लोग कुछ समय बिताने की कोशिश करेंगे। पूरे देश में अभी केवल एक ही बुखार है। आप सबको मालूम है मैं कौन से बुखार की चर्चा कर रहा हूँ। यह है चुनाव का बुखार। चुनावी बुखार ऐसा होता है जो गाहे बजाहे आम जनता के सिर पर मढ़ दिया जाता है। आम जनता इसमें सम्मिलित होना चाहे न होना चाहे तो भी आम जनता के ऊपर इसे चढ़ा दिया जाता है। और चुनावी बुखार एक ऐसा मुलम्मा है, एक ऐसा बुखार है जो न चाहते हुए भी अपने ऊपर ओढ़ना पड़ता है। कोरोना के दरमियान, कोरोना के दौरान चुनाव को लागू कराना या चुनाव करवाना, सबसे पहले तो यही एक बहुत ही जोखिम भरा काम है, जिसके लिए सरकार को कम से कम और महीने 2 महीने जिसको टालना चाहिए था, वो सरकार ने अपने हितों की रक्षा के लिए या अपने सरकार को बनाए रखने के लिए उन्होंने कोरोना के मध्य चुनाव रखा। बिहार राज्य में चुनाव हो रहा है और इसके साथ साथ पूरे देश में लगभग 60-70 विधानसभाओं और लोकसभा के भी उपचुनाव किए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। बिना किसी प्रॉपर व्यवस्था के यदि चुनाव कराने का आदेश दिया जाए या चुनाव कराने की घोषणा की जाए तो यह एक बहुत ही जन विरोधी कार्य माना जाता है। लेकिन यदि आप यही चुनाव कराने के लिए पूरी सावधानी बरतते हैं और आम जनता के हितों की भी रक्षा करते हैं, आप आम जनता के आम स्वास्थ्य का भी देखभाल करते हुए चुनाव कराने की व्यवस्था करते हैं, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखते हैं, अभी तो आज 28 जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब ये 28 तारीख को बिहार का पहला राउंड, जिसमें 71 सीटों का चुनाव होना है, में वोटिंग होनी है, मतदान होना है, वो समाप्त हो जाएगा और बचे हुए 2 राउंड्स के लिए मतदान बचा रहेगा। लगभग 243 सीटें हैं और इसके बाद जब 10 नवंबर को विधानसभा चुनाव की, बिहार विधानसभा चुनाव की मतों की गणना होगी, तब पता चलेगा कि कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है। लेकिन जो परिस्थितियां अभी पैदा हो रही हैं उससे तो ये लगता है कि ये एक खिचड़ी विधानसभा होगी, त्रिशंकु विधानसभा होगी। लेकिन हम उन सब पे चर्चा न करें, आज नहीं करेंगे। आज चर्चा सिर्फ इस पर करेंगे कि इन चुनावों के मद्देनजर राज्य या देश क्या पाने की इच्छा रखता है। आम जनता के हितों के लिए कौन सा दल, कौन सी पार्टी काम करती है, कौन सा नेता, कौन सा लीडर, पॉलिटिकल लीडर आम जनता के हितों की रक्षा कर सकता है, या आम जनता के लिए कौन सी व्यवस्था जो है वो सर्वश्रेष्ठ या उपयुक्त हो सकती है। तो इस चुनावी बुखार की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बिहार चुनाव पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और बिहार चुनाव के ऊपर हम आज आप लोगों के साथ 2-4 होने की कोशिश करते हैं। साथियों, आज का शीर्षक है बिहार चुनाव और भारत में लोकतंत्र। भारत में पिछले कुछ वर्षों में लोकतंत्र की मूल्यों में एक कमी कह सकते हैं या ह्रास कर सकते हैं या गिरावट कह सकते हैं, हो रही है। जिस प्रकार से संसद को, लोकसभा को और राज्यसभा का संचालन किया जा रहा है, जिस प्रकार से विधानसभाओं का और विधानसभा और लोकसभा के चुनावों का संचालन किया जा रहा है, उससे तो यही महसूस होता है, अनुभव होता है, या यह कहने में की ओर हम लोग सोच रख सकते हैं या इसकी संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो कहीं न कहीं एक गिरावट की ओर, मूल्यों में कमी की ओर अग्रसर है। बिहार के बारे में अगर कहा जाए तो एक बीमारू राज्य, बीमारू मतलब आप समझते हैं। तो इस रूप में और इन परिस्थितियों के बीच यदि बिहार में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं तो आम जनता किस समस्याओं का या किन समस्याओं का सामना कर रही होगी, ये भी आप एक कल्पना कर सकते हैं। आज कह सकते हैं कि एक बदहाल बिहार है और बदहाल भारत भी है, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां भारत में पिछले 3-4 वर्षों में पैदा कर दी गई हैं, भारत भी बदहाल होने की स्थिति में है या बदहाल की हालत में है। और बिहार तो पहले से ही बदहाल था, बल्कि और ज़्यादा बदहाल होने की स्थिति में है। बिहार विधानसभा चुनाव का बुखार बहुत ही जोरों पर है। बिहार में अभी आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोने में चले जाएं, या कोई भी चुनाव टेलीविज़न का चैनल या न्यूज़ चैनल आप अगर ऑन करें तो आपको लगेगा कि एक अलग ही बुखार है। और चुनाव का बुखार जो बिहार में ऐसे भी सर चढ़कर बोलता है
क्योंकि बिहार के लोगों में राजनीति कुछ ज़्यादा या कुछ सीमा से अधिक कहा जाए तो हावी रहती है। चुनावी घमासान जारी है, सब लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, सब लोग जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और सभी पार्टियां अपना किस्मत आजमा रही हैं। विजयी होने वाली पार्टी या पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी एवं दिनांक 10 नवंबर 2020 को नई सरकार का गठन भी किया जाएगा। यह देखने वाली बात होगी कि बहुमत किस पार्टी या गठबंधन को मिलता है या मिलेगा। इससे पूर्व की चुनावी परिदृश्य पर हम चर्चा करें, आगे चर्चा बढ़ाएं, बिहार के अतीत पर नजर डालना जरूरी है। बिहार क्या था, क्या है और आगे क्या बन सकता है, किन संभावनाओं को लेकर यह चुनाव बिहार में कराए जा रहे हैं और बिहार किस दिशा की ओर, किस डायरेक्शन की ओर अग्रसर हो सकता है। वर्ष 1947 में आज़ादी मिलने के बाद 1950 के दशक में बिहार पूरे देश में प्रशासन या प्रशासनिक व्यवस्था के मामले में सर्वश्रेष्ठ था। याद होगा साथियों कि आप उस समय श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय एक खासकर एक कमेटी, एक समिति का गठन किया गया था जो यह रिपोर्ट देना चाहती थी या देने वाली थी या दिया, उनको यह जिम्मेवारी दी गई थी कि एक रिपोर्ट दें कि प्रशासनिक व्यवस्था और व्यवस्थाओं के आधार पर कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ है। और आपको जानकर यह शायद आश्चर्य हो आज के समय में, आज के परिदृश्य में, कि बिहार सर्वश्रेष्ठ आया था। नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि बिहार प्रशासन के संदर्भ में प्रत्येक दृष्टिकोण से अलग सभी राज्यों से कहीं बेहतर है, लेकिन धीरे धीरे इसमें ह्रास, कमी या गिरावट होते हुए आज लगभग प्रत्येक मामले में बिहार पूरे देश में फिसड्डी है, बिल्कुल निचले स्तर पर है, नीचे से पहले है, नीचे से आगे है, आप कह सकते हैं। पिछले 30-40 वर्षों में इसकी हालत सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा खराब हुई है। वर्ष 1990 से लेकर 2005 तक राष्ट्रीय जनता दल ने लालू यादव एवं राबड़ी देवी के नेतृत्व में बिहार पर शासन किया, जिसे जंगल राज के रूप में बखान किया जाता है। हम लोग उसे जंगल राज या बिहार की जनता या उसे जंगल राज के रूप में कहती है, जब अपहरण, भ्रष्टाचार और हत्याएं बहुत हुआ करती थी। वर्ष 2005 से 2020 तक जनता दल यू और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर नीतीश कुमार एवं सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार पर शासन किया था, जिसे सुशासन राज के रूप में बखान किया जाता है। नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी यह कहने से कहीं संकोच नहीं करती कि आज हम जिस शासन को मुहैया करा रहे हैं, बिहार वासियों को दे रहे हैं, यह एक सुशासन राज है। राजद के समय, राष्ट्रीय जनता दल के समय अपहरण, भ्रष्टाचार आदि उद्योग हुआ करते थे। कुशासन चरम पर था, असली उद्योगों को समाप्त कर दिया गया, प्रशासनिक व्यवस्था चौपट कर दी गई और नतीजा यह हुआ कि बिहार की बर्बादी की गति काफ़ी तेज हो गई, काफ़ी तीव्र हो गई। जनता दल यूनाइटेड के समय और भाजपा के गठबंधन के समय सुशासन पर जोर जरूर दिया गया, कानून व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की गई, बिजली, सड़क, पानी आदि को सुलभ करने का प्रयास हुआ, लेकिन अन्य जरूरी आवश्यकताओं पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा आज हम लोगों के बीच में है। आज बिहार की जनता जिस असंतोष का प्रदर्शन कर रही है अपने चुनावी माहौल के दौरान, वो देखते बनता है, बल्कि उससे एक अंदाजा लग सकता है कि चुनाव का परिणाम किस दिशा की ओर या किसके लिए लाभ और हानि या किसके पक्ष में विपक्ष में हो सकता है। बीच के कुछ वर्षों को यदि हम छोड़ दें, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे, तो लगभग पूरे 15 वर्ष भाजपा ने जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर सरकार चलाई। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ने मिलकर भाजपा के विरुद्ध चुनाव लड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी के बयान कि बिहारी का डीएनए खराब होता है या नीतीश कुमार का डीएनए खराब है पर जमकर हल्ला हंगामा हुआ था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर 10 लाख से कहीं अधिक बिहारियों ने अपने बाल, नाखून आदि काट कर प्रधानमंत्री कार्यालय को भिजवाए थे। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को बिहार एवं बिहारी सम्मान एवं हितों के लिए नासूर बताया था। जिस नरेंद्र मोदी को उन्होंने नासूर बताया था, उन्हीं नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर बाद में इन्होंने सरकार बनाई थी, लगभग 2 सालों के बाद 2017 जुलाई के मध्य में। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान 1,25,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज, स्पेशल विशेष आर्थिक पैकेज बिहार को देने का भी ऐलान किया था। वर्ष 2015 में चुनावी जीत के बाद जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ने मिलकर लगभग 2 साल तक सरकार चलाई। फिर अचानक राष्ट्रीय जनता दल से पीछा छुड़ाकर भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने सरकार बना ली और आज के चुनाव होने तक वो दोनों सरकार में बने हुए हैं। पूर्व में भी नीतीश कुमार ऐसा भाजपा के साथ कर चुके थे, जब उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ गठबंधन से अलग हुए थे। इन कारणों से नीतीश कुमार पलटू राम के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उन्हें राजनीतिक चर्चा गलियारों में उन्हें पलटू राम भी कहा जाता है। बिहार की वर्तमान रुग्ण बदहाल स्थिति के लिए बिहार की सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं, बल्कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टियां हैं जिन्होंने सरकार बना रखी है बिहार में पहले और आज भी,
बनाने बना सरकार में शामिल रहे, सम्मिलित रहे। कहीं ना कहीं इन सब की जिम्मेवारी है। आज जिस हालत में, जिस बदहाल, जिस रुग्ण हालत में, जिस रोगी हालत में बिहार है, इन सभी पार्टियों या सभी दलों या सभी नेताओं की के ऊपर दोषारोपण होना चाहिए। कई अच्छाइयों के बावजूद यह हम लोग जानने की कोशिश करें कि बिहार का चुनाव किन सच्चाइयों के मध्य या किन तथ्यों के मध्य संचालित किया जा रहा है। कई अच्छाइयों के बावजूद बिहार की वर्तमान रुग्ण बदहाल स्थिति के लक्षण निम्नलिखित हैं। बेरोजगारी में देश में दूसरे स्थान पर, जीएसटी में योगदान 4% जो कि न्यूनतम स्थान पर है पूरे देश में अन्य राज्यों के मुकाबले। औद्योगिकीकरण में भी देश में बिहार फिसड्डी है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में भी फिसड्डी है। शिक्षा सेवाओं की उपलब्धता में भी फिसड्डी है। प्रति व्यक्ति आय रुपए लगभग 30,000 हैं, जो कि पूरे देश में फिसड्डी है। देश का औसत 1 लाख रुपए के करीब है, लेकिन बिहार में केवल मात्र 30,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध में अब अव्वल है, नंबर 1 पे है। रग रग में, कोने कोने में जातिवाद भरा हुआ है। भ्रष्टाचार में भी अव्वल है। बलात्कार, अपहरण, डकैती, हत्या जैसे अपराध एवं अपराधियों में बिहार अव्वल है। राजनीति के अपराधीकरण में भी अव्वल बिहार। प्रत्येक वर्ष सूखा या बाढ़ का आना और एवं भयंकर बर्बादी करना, ये बिहार की कुछ ऐसे लक्षण हैं जो यह बताते हैं कि बिहार की आज की क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति है या किस हालत में है, किस बदहाल और रुग्ण हालत में आज बिहार है। उपरोक्त राष्ट्रीय सत्य होते हुए भी, या राज्य के स्तर पे अगर हम बात करें, राष्ट्र के स्तर पे या राज्य के स्तर पे, उपरोक्त सत्य होते हुए भी बिहार पर यह कुछ अधिक ही लागू होता है। इसमें सभी राजनीतिक नेताओं एवं दलों का सक्रिय योगदान है, जिसके फलस्वरूप बिहार आज इस बदहाल हालत में है। भारत में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति बहुत ही दयनीय है। यह लगभग अपनी उपयोगिता, उद्देश्य एवं कारण सभी कुछ खो चुका है। लोकतंत्र पाताल लोक की ओर अग्रसर है और बिहार इससे अछूता नहीं है, बल्कि बिहार इसमें कुछ कदम शायद आगे ही हो। लोकतंत्र का दुरुपयोग कुछ अधिक ही है, चाहे बिहार की बात करें चाहे देश की बात करें। वर्तमान विधानसभा चुनाव में राजनीतिक मर्यादाओं, नियमों एवं परंपराओं का जिस प्रकार उल्लंघन किया जा रहा है, वह लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, आत्मघाती है। राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरी या रोजगार देने के उत्तर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार के साथ कोरोना के लिए मुफ्त में वैक्सीन देने की बात कही है, जबकि कोरोना के वैक्सीन का अभी तक कोई अता पता ही नहीं है। एक जब से ये कोरोना के वैक्सीन को देने को कहा गया है कि मुफ्त, बिहार की जनता को हम मुफ्त में प्रदान करेंगे, पूरे देश में एक अलग ही किस्म का हंगामा मच रहा है। और साथ ही साथ कोरोना के वैक्सीन का अभी तक कोई अता पता नहीं है कि यह दिसंबर 2020 तक आएगा या जून 2021 तक आएगा या दिसंबर 2021 तक आएगा। जब कोरोना के वैक्सीन का कोई अता पता नहीं है और कोरोना के वैक्सीन की जो आवश्यकता है वो पूरे जनसंख्या को, पूरे देश की जनसंख्या को आवश्यकता है, यह एक स्वास्थ्य आवश्यकता है, तो इसको चुनाव से जोड़ने को की कोशिश ही अपने आप में कहीं ना कहीं एक अलग किस्म के भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। कुछ वर्षों पूर्व तक इसे हम जो धूर्तता एवं बेशर्मी ही कह सकते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में 1,25,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करके, बात करके भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। इस बार कोरोना के वैक्सीन को मुफ्त में देने की बात कर रही है। शायद भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रधानमंत्री या उसके अन्य नेता यह सोचते होंगे कि बिहार की जनता मूर्ख है, बेवकूफ़ है, इसे किसी भी तरीके से हम मूर्ख बनाकर वोट ले सकते हैं, या शायद पूरे देश की जनता के बारे में यह सोच राजनीतिक दल रखते हैं, राजनीतिक नेता रखते हैं कि हमारे देश की जनता मूर्ख है, बेवकूफ़ है, इन्हें जिस रूप में ढाला जाए, जिस प्रकार की भी चर्चा की जाए, जिस प्रकार की भी घोषणा की जाए, वो उसके झांसे में आएंगे और अपना वोट, अपना बहुमूल्य मतदान कर देंगे। कुछ पर वर्षों पूर्व तक चुनाव जीतने के लिए अपराधी होना, बेईमान होना, बेशर्म होना आदि होना ही पर्याप्त था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा ने बेशर्म, धूर्त, जुमलेबाज, ढोंगी आदि होना भी शायद आवश्यक कर दिया है। चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन देश या राज्य की दर्जनों समस्याएं जैसी की तैसी हैं, बल्कि पहले से और भी बदतर हैं। नई समस्याएं भी साथ ही साथ पैदा होती जा रही हैं या पैदा हो रही हैं। कार्य निष्पादन, अगर राजनीतिक और स्तर पे हम बात करें नेताओं की ओर से, और कार्यपालिका की बात करें, विधायिका की बात करें, तो कार्य निष्पादन लोकतंत्र के मानकों से शायद बाहर हो चुका है। अब चीज़ों का निर्धारण या तय करना, निर्वाचन करना या तय करना या उस किसी चीज़ के बारे में निर्णय लेना कार्य निष्पादन से परे है। कार्य निष्पादन कहीं भी महत्व शायद नहीं रखता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा केंद्र सरकार के दोषपूर्ण गलत रवैयों एवं निर्णयों जैसे डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कोरोना संबंधित लॉकडाउन से संकट की स्थितियों में पैदा होने के कारण या संकट की स्थितियां पैदा होने के कारण
नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यू और भाजपा राज्य सरकार को इस साल के चुनावों में हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए प्रत्यक्षतः नीतीश कुमार या उनकी सरकार शायद जिम्मेवार न भी हो, उसके लिए प्रत्यक्षतः नरेंद्र मोदी की भाजपा केंद्र सरकार की जो परिस्थितियां द्वारा, निर्णयों द्वारा जो परिस्थितियां पैदा हुई, शायद वो प्रत्यक्षतः जिम्मेवार हो। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और भाजपा की सम्मिलित सरकार को चुनाव में इस बार पराजय का सामना करना पड़ सकता है। देश और देश की जनता ठगी रह जाती है। बिहार और बिहार की जनता इस बार भी शायद ठगी रह जाएगी, क्योंकि नेताओं से उम्मीद लगभग समाप्त हो चुकी है। यह देश का दुर्भाग्य है कि करोड़ों रुपए चुनावों पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन परिणाम शून्य या नगण्य ही रहता है। जिस परिणाम की आशा के साथ चुनाव कराए जाते हैं, वो परिणाम दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता है। भारत का राजनीतिक वर्ग, राजनीतिक क्लास, पॉलिटिकल क्लास, राजनीतिक वर्ग, राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक पार्टियां सभी भारत को कहीं न कहीं नारकीय नीचाई की ओर ले जा रहे हैं। स्वयं भी नारकीय नीचाई को छू चुके हैं और भारत की जनता को, भारत को, देश को, राज्य को भी नारकीय नीचाई की ओर ले जाने में अग्रसर है। एक प्रतियोगिता चल रही है। देश की घिसी पिटी लोकतंत्रीय व्यवस्था तत्काल आवश्यक परिवर्तन मांगती है। साथियों, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसलिए शायद पिछले कुछ वर्षों से ऐसा महसूस होता है, ऐसा अनुभव होता है कि जनता कहीं न कहीं चुनावों से अपने को अलग मानती है, चुनाव प्रक्रिया से अपने को अलग मानती है, और शायद विवश होकर या व्यवस्था में अपने बहुमूल्य मतदान को वो मतदान देने की कोशिश करती है। जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का योगदान, जिस प्रकार की संलग्नता होनी चाहिए आम जनता में, वो उत्साह, वो संलग्नता कहीं न कहीं नदारद दिखती है। आम जनता अभी भी यह तय नहीं कर पा रही है कि हम मतदान किसको दें, और शायद उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का पॉलिटिकल क्लास है, राजनीतिक वर्ग है, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र को एक ऐसी स्थिति की ओर धकेल दिया है जहां से आशा की किरणें लगभग लुप्त प्राय हैं, और हमारा जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवेश है वो तत्काल परिवर्तन की मांग करता है। साथियों, इस चर्चा को मैं पूर्ण विराम करूं, समाप्त करूं इससे पूर्व एक बार पुनः आप सभी लोगों को आने वाले अपने महत्वपूर्ण पर्व दिवाली के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। पुनः सबको शुभकामनाएं।